हेलो। 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 अविनाश। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ, अरे यार, तुम्हारा वो रह गया था, मैं 1 मिनट देता हूँ वो चीज। अभी मुझे क्या? उसमें डाउट भी है सर। हाँ, नहीं, सही है, ठीक है, अभी क्लियर कर लेंगे। पहले मैं अपलोड वहाँ पर ग्रुप में डाल दूँ। अगर कोई चीज मिस हुई भी है तो पहले मुझे डाल देनी चाहिए ना। हम कर रहे थे पीसीएससी ब्रिज, पीसीएससी नहीं, तुम तो उसका मांग रहे थे, आरसीसी का। यस ठीक है। सर, वो टेम्परेचर लोड था, उसके अंदर विंड लोड था। ये हाँ सब हाँ, नहीं, सर। मैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे याद है वो चीज। आरसीसी गटर कैलकुलेशन। और मैं 1 मिनट पेस्ट कर देता हूँ ग्रुप में, ताकि किसी और को भी चाहिए हो तो वो भी कर ले। 1 मिनट, मैंने कर दिया पेस्ट। हाँ, अब पूछो, डाउट क्या है यार तुम्हारा? इतने जब तक लोग आ रहे हैं तो हम डाउट डिस्कस कर सकते हैं। मैंने कर दिया, अगर तुम्हें डाउनलोड करना हो तो वो कर सकते हो। ठीक है सर, मैं कर लूंगा डाउनलोड। हाँ, बताओ डाउट क्या है तुम्हारा? एक मिनट में एक्सेल खोल लूँ, मैं भी एक्सेल। हाँ, नहीं नहीं नहीं, खोलो खोलो। शेयर करूँ स्क्रीन सर? और रुको, मैं वो ओपन करना पड़ेगा मुझे। आप करो शेयर। हाँ, बताओ। हाँ सर, ये ट्रांसवर्स फोर्स स्ट्रक्चर निकाले हम लोग। हाँ हाँ। आईएस कोड देख रहे थे, वन ISO 6 सर मेरे पास है। हाँ, IRC 6। हाँ, IRC 6। तो हाँ हाँ। PZ A1 G और CD। जी तो गस्ट फैक्टर हो गया, डी सर ड्रैग कोफिशिएंट हो गया। हाँ, ठीक है। A1 ठीक है। एरिया होता है, ठीक है। एरिया, ये एरिया कहाँ से लेंगे, ये पहला क्वेश्चन सर। अरे, मैंने यही तो बताया था। चलो, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये चीज तभी समझ में आती है जब तुम उस पर काम करने लगते हो, स्ट्रक्चर में बताता हूँ। चलो, मैं शेयर करता हूँ। तुम अपनी हटा लो स्क्रीन। और PZ तो सर हम लोग ये लिए थे ना, 463। पीजेड तो नहीं नहीं नहीं, पीजेड आ गया। स्ट्रक्चर 940 हो गया पीजेड अच्छा, तुम्हारा। ये अपना ये हो गया नाइन हाँ, फोर्टी ये निकाला है ना। उसके अच्छा, एक हिसाब मिनट। से ये तो हमारे एक पास गिवन है ही पहले से। अच्छा अच्छा। ये तो टेबल से है ना, फिर हमने इंटरपोलेट करके जो फॉर्मूला लिखा हुआ है उसमें उसके हिसाब से निकाला ना 940। हाँ हाँ। ठीक है। अब मैं बता दूं A1 क्या होता है। ठीक है, मैं हटा रहा हूँ सर। हाँ, हटा लो। हाँ। देखो इसमें क्या होता है, 1 मिनट में शेयर करता हूँ स्क्रीन। 1 मिनट रुको, मैं खोल लूँ। पेंट समझ में आया थोड़ा, मतलब चीज ना एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। अब देखो, जैसे तुम्हारा ब्रिज है कोई भी, नॉर्मल अपने, ये हो गया, ये गर्डर हो गए, गर्डर हो गए, ये हो गया। ठीक है। अब यस। इसके नीचे क्या होता है, पैराफिट हो गई, क्योंकि हमारा विंड जो लोड होगा वो पूरा अप्लाई होगा ऐसे, पैराफिट के ऊपर भी, हाँ। गर्डर के ऊपर भी। मतलब एक एक तरीके से वो अप्लाई तो पेडिस्टल पे भी होता है, और यहाँ पे जो नीचे पियर कैप आएगा उस पे भी होता है। लेकिन अभी हम सिर्फ सुपर स्ट्रक्चर का डिस्कस कर रहे हैं, तो हमें और किसी से मतलब नहीं होता है जब हम यहाँ पे होते हैं इस जगह पे। तो यहाँ पे मेरा जैसे पियर कैप भी आएगा, है ना, यस सर। पियर भी आएगा। तो विंड लोड वैसे एक्चुअल में अप्लाई तो हर जगह है। विंड जो चल रही है वो तुम्हारी समझ लो ट्रांसफर डायरेक्शन में चल रही है, तो वो पियर पे भी लगा रही है, पियर कैप पे भी लगा रही है, वो सब जगह फोर्स लगा रही है। ठीक है। ठीक है अब सर। हमारे पास हमें क्या कैलकुलेट करना, हमें कैलकुलेट करना एरिया। और कौन सी एरिया पे लगा रही है वो? एक तो इस हाइट पे, देख रहे हो, जी सर। ये टोटल हाइट मैंने तुम्हें बताई थी बियरिंग के टॉप तक। और दूसरा क्या, अलोंग दी लेंथ, लेंथ ऑफ ब्रिज। तो लेंथ ऑफ ब्रिज हम इसलिए नहीं निकालेंगे। अब लेंथ ऑफ ब्रिज क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जब बनाओगे, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऐसे करके ये बनाते हैं हम, जैसे गर्डर हो गया, उसके नीचे हम अपने पेडेस्टल लगाते हैं, पेडेस्टल लगा दिए, उसके नीचे पियर कैप। अब ये मेरे पियर कैप हो गया। ये मैं तुम्हें लॉन्गिट्यूडनल दिखा रहा हूँ, इसके ऊपर पैराफिट होती है।
अब एरिया इससे समझ में आएगा तुम्हें, ये पैराफिट है जैसे, तो एरिया मेरा क्या है, यहां से लेके यहां तक, समझ रहे हो। यस तो सर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसकी हाइट से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि मैं अलोंग दी लेंथ लोड लगा रहा हूँ, तो मुझे लेंथ से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ओके। बात समझ रहे हो। हम। मैं क्या लगा रहा हूँ, पर मीटर लोड लगा रहा हूँ, पर मीटर, मैं पर स्क्वायर मीटर नहीं लगा रहा। ओके। तो जब मैं पर मीटर लगा रहा हूँ तो सिर्फ हाइट से मल्टीप्लाई करके अलोंग दी लेंथ सब लगा दूंगा, तो वही हो जाता है। जैसे तुम्हारे पास एक स्लैब है, ठीक है, इससे समझ में आएगा। अब यहाँ तुम्हारे पास एक बीम इस कॉर्नर पे है, एक बीम इस कॉर्नर पे है, ठीक है। जी सर। तो तुम क्या करते हो, इसका अपना वेट निकाला, अपना जितना भी एरिया आया, जैसे मेरी इसकी थिकनेस है 200 mm, तो 0.2 को 25 से मल्टीप्लाई करा, तो वेट में कन्वर्ट हो गया। यस सर। लेकिन अब क्या है, मुझे सिर्फ जो लोड अप्लाई कर सकता हूँ, मैं सिर्फ बीम पे अप्लाई कर सकता हूँ, और वो हाँ। भी एक डायरेक्शन में। तो मैं वो उस डायरेक्शन की बस डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब जैसे मुझे इस डायरेक्शन में अप्लाई करना है, तो मैं इस डायरेक्शन में 3 मीटर है, तो उसको 3 मीटर से अप्लाई करके 2 से डिवाइड करके हाफ हाफ दोनों पे अप्लाई कर दूंगा। लेकिन मुझे इस लेंथ पे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो किलो न्यूटन पर मीटर में ऑलरेडी अप्लाई कर रहा हूं मैं। तो एरिया में क्या कर रहे हैं हम, जो एरिया निकालना तो यह है, लेकिन लोड एप्लीकेशन क्योंकि हम अलोंग द लेंथ कर रहे हैं, तो बस हमें हाइट निकालनी पड़ेगी और वो अलोंग द लेंथ अप्लाई कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली वो एरिया में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है सर। समझे। यस सर। मतलब ये यही कॉन्सेप्ट है कि तुम्हारे पास कोई भी लोड हो, उसको नॉर्मल तुम लाइन लोड में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो हम क्या करते हैं, एरिया लोड को हमेशा एज ए लाइन लोड अप्लाई करते हैं, तो एक डायरेक्शन से हमेशा मल्टीप्लाई करना पड़ता है हमें। जैसे अब मेरा गर्डर पे मुझे वाला लोड लगाया था, याद होगा, ये वेरिंग कोट का। हाँ। तो वेरिंग कोट की थिकनेस ली थी हमने, और उसको सिर्फ इसके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई डायरेक्ट, कर देता। हाँ बस उसके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट अलोंग दी गर्डर लगा दिया था। तो इसको क्या कहते हैं, हम एरिया लोड को लाइन लोड में कन्वर्ट करते हैं हम, एरिया लोड कन्वर्ट इनटू लाइन लोड। ये कॉन्सेप्ट है बस, नॉर्मल था। अब यही कॉन्सेप्ट तुम्हारे सारे स्ट्रक्चर में वैलिड होता है, चाहे तुम बिल्डिंग पे विंड लोड अप्लाई कर रहे हो, चाहे तुम पीईबी पे, पीईबी मतलब होते हैं स्टील स्ट्रक्चर और स्टील की बिल्डिंग, उन पे विंड लोड अप्लाई कर रहे हो, या तुम्हारे पास कोई स्पेशल स्ट्रक्चर ब्रिज हो गया उस पर अप्लाई कर रहे हो, या और कोई होगा ऑफशोर स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, खाली ये नहीं होते। तो सब पे विंड का कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है कि तुम एरिया लोड को हमेशा लाइन लोड में कन्वर्ट कर देते हो। और वरना अगर तुम्हें लगाना है एरिया, तो फिर तुम्हें ये पूरा ये बनाना पड़ेगा ऐसे कैसी, कि तुम्हें पैराफिट भी बनाना पड़ेगा। गर्डर तो हमारा बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैराफिट भी बनाना पड़ेगा, फिर यहाँ की रेंज प्रोवाइड करानी पड़ेगी, डमी बीम ये वो, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, उसके थ्रू भी है। अब इसी में तुम्हें फिर इसेंट्रिसिटी भी देखनी होती है, मैंने वो भी बताया था हाँ कि ऐसे ऐसे। मिड पॉइंट कहाँ पर है दोनों का। जैसे 1.05 ये है और 1.45 ये था, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 करा था, तो टू यहाँ करेंगे। यहाँ से नीचे से कितना आ रहा था, 1.25 आ रहा था। तो टॉप से 0.25, 0.2 नीचे लगा रहे थे हम लोग। तो ये चीज देखनी पड़ती है बस। ओके सर। ठीक है। और कोई ठीक डाउट है अविनाश, यही था। अच्छा, ये हम लोग अपलिफ्ट नहीं, एक्सेल आ गया, मैं एक्सेल से समझ लूंगा। तो अपलिफ्ट भी देख लो, अपलिफ्ट में तुम्हारा वो फैक्टर चेंज हो जाता है, डेट कोफिशिएंट और गस्ट फैक्टर चेंज हो जाएंगे, तो उससे थोड़ा कम आता है, बस ये हो जाता है। अपलिफ्ट का मतलब ये नहीं होता तुम्हारी अपलिफ्ट भी आएगी, अपलिफ्ट का मतलब डाउन लिफ्ट भी आ सकती है, अपलिफ्ट का मतलब ऊपर भी विंड जा सकती है और नीचे भी आ सकती है, क्योंकि हमें नहीं पता लो प्रेशर कहाँ क्रिएट होगा। लो से हाई की तरफ जाती है, तो विंड दोनों साइड हो सकती है, कि नीचे से ऊपर भी जा सकती है, ऊपर से नीचे भी आ सकती है विंड। तो वो हम हमेशा कॉम्बिनेशन में करते हैं उसके साथ, ये प्लस माइनस, तो समझे। सर आपने इसमें एक्सेल में आपने हाँ K12 लिया, जो प्रेशर था पीजेट के ऊपर, एरिया मल्टीप्लाई करना था हम लोग को। हाँ हाँ K12 लिया सर, उसके बाद आपने डिवाइड का सिंबल लाइन दिया हाँ, डिवाइड बाय 4 करा हुआ होगा, नहीं, 4 या 3। डिवाइड बाई 1000 कर दिया आपने। तो फिर 1000 मतलब वो एमएम में कर, मैं मीटर में कर रहा हूँ, तो कुछ एमएम में कुछ ना कुछ हाँ, कन्वर्ट किया होगा। फिर उसके बाद आपने के इंटू K17 इंटू K16, फिर ब्रैकेट में K18 प्लस K9, फिर ब्रैकेट बन गया -2 लिया। हाँ हाँ बताओ। इसमें तो लेकिन सर ये तो हम लोग ये K8 और K9 क्यों ऐड करेंगे? अ, K8 और K9 ये दोनों ऐड कर दिए हम लोग। मेरी स्क्रीन दिख रही है तुम्हें। एक मिनट सर। हाँ। यही कह रहे हो ना, K12 लिया,
नहीं K12 नहीं, मेरी, इसमें से ट्रांसवर्स फोर्स ऑन स्ट्रक्चर, हाँ इस पर सर। हाँ इसमें, हाँ देखो K12 जो है, अब K12 में क्या करा है, K12 किस में आ रहा है, न्यूटन पर ये मीटर स्क्वायर हाँ में, तो न्यूटन। उसको कन्वर्ट करना है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, अच्छा इसलिए तो 1000 से डिवाइड करा। अच्छा अच्छा। फिर के ठीक ठीक। सेवनटीन से मल्टीप्लाई करा, K17 क्या है लेकिन मेरा देखो। सर एक चीज पूछना था, अगर हाँ हम ट्रांसवर्स फोर्स ऑन स्ट्रक्चर पर एक न्यूटन में ही रखे थे, क्योंकि आई थिंक आई इसको न्यूटन में दिया, नहीं नहीं, न्यूटन तुम्हारी बाकी डायमेंशन तो दूसरे उसमें है ना, तुम्हारी हाइट तो सारी मीटर्स में है। मीटर में से। हाँ इसलिए हमेशा किलो, तुम्हें अपना थ्रू आउट सेम रखना है, या तो फिर इन्हें भी कन्वर्ट कराना पड़ेगा, एंड में जाके सेम फोर्स ही आएगी। जो यहाँ किलो न्यूटन मीटर में आ रही है, तो तुम्हारी न्यूटन मीटर में भी वो सेम आएगी। ओके यूनिट हमेशा सेम आती है, तुम अगर सही से अप्लाई कर रहे हो। ये फोर्स कभी चेंज नहीं होगी, तुम इसमें अगर चेंज करोगे तो तुम्हारी यूनिट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगी, ये वैल्यू सेम आने के लिए। ओके सर। हाँ, ये आ गया समझ में, अब तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ नहीं नहीं, अब हो गया, मैं इसीलिए मैं थोड़ा आई टाइम लग गया मुझे सर कल नहीं नहीं इसमें। कोई नहीं, देखो पहली बार कर रहे हो तो अब अच्छी बात है, एक ही बार में क्लियर हो जाएगा, तुम अब इसके थ्रू तुम किसी भी स्ट्रक्चर पे लगा सकते हो। लेकिन अब दिक्कत ये है, अगर तुम बिल्डिंग कोड फॉलो करोगे तो वो थोड़ा अलग है। हाँ उसमें वो ये अलग सब है। नहीं है। उसमें क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला है K1 K2 इंटू वी जेड हाँ का, हाँ वो और अलग। पी जेड वो जो निकलता है वो 0.6 वी जेड स्क्वायर से निकल जाता है। हाँ सर वही उसका सर। ज्यादा आसान है, उसमें ये टेबल की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वो थोड़ा, लेकिन एप्लीकेशन दोनों का सेम है, तुम सेम पर है। किलो न्यूटन मीटर ही निकालोगे और वही अप्लाई करोगे लाइन मॉडल पे। ओके सर। तो ये चीज सेम है, और कोई डाउट है इसमें? नहीं सर बस हो गया यही मुझे, अब आगे चलो मैं खुद कर लूंगा। चलो मैं इतना मॉडल खोल लेता हूँ, वो काम गया। फिर वेट करिए सर, बहुत लोग नहीं आए अभी। अभी रवि तो थे ऑनलाइन और फिर गायब हो गए। चलो इतने मॉडल खोल लूँ, एक्सेल खोल लूँ, ये सब खोल के रख लो। हेलो, आई यस सर। थिंक एसएस, हु इज एसएस? आसूस, नॉट पीएसएस। Priyanka. It's हाँ Priyanka. ओके प्रियंका, हाँ यू ऑलवेज चेंज नेम्स, हाँ। No, this is the new laptop. That's why. ओके ओके, Okay. नो sure. Yeah. So I'm opening the model and all things. Okay, just open, and where is my Excel? How much? Okay, we are going to apply the seismic load and live load. Okay. Maybe some load combination. तो पहले हम अपना सीज्मिक लोड डिस्कस कर लेते हैं कि मैनुअल कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब मैनुअल का जो फॉर्मूला है वो आईआरसी कोड में गिवन है, कि आपको जो टाइम, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा सीज्मिक में निकालना होता है लोड, सीज्मिक में हमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम पीरियड। और ये होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से निकल कर आता है, 1/f को तुम टी भी कह सकते हो और 1/t को एफ भी कह सकते हो। तो जनरली जब हम रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस या डायरेक्ट उसमें करते हैं, तो वो तो ऑटोमेटिकली हमें जोन के हिसाब से और डैम्पिंग फैक्टर और सबके हिसाब से मोड शेप और ये सब दे देता है निकाल के, और उसमें जो फंडामेंटल पीरियड होता है और वो होता है फोर्सेस, सब उसके हिसाब से आती है। लेकिन अगर हमें मैनुअली निकालना है तो ये फॉर्मूला गिवन है कि टाइम पीरियड जो इक्वल होता है 2√d/1000 f। अब इसमें डी क्या होता है, 1000, डी होता है डेड लोड ऑन पियर, और वो कितना होता है डेड लोड नॉर्मल और 20% लाइव लोड, जो सेम अप्लाई करते हैं हम एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक। लेकिन एफ क्या होता है, एफ हमारी वो फोर्स होती है जो 1 mm डिफ्लेक्शन के लिए उस पियर को काम आती है। जैसे मेरे पास कोई भी पियर है, तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कैसे निकाल रहे हैं, और इसके लिए तुम्हें थोड़ी सी कैलकुलेशन। अब क्या होता है, ये डिपेंड करता है कैसे करना चाहते हो। अब हम क्या करते हैं, फाउंडेशन को फिक्स मान के हम अज्यूम करते हैं कि पियर मेरा इधर मूव कराना है मुझे 1 mm डिफ्लेक्शन, ये इधर मूव हो जाए और 1 mm का डिफ्लेक्शन आ जाए, और उस 1 mm डिफ्लेक्शन के लिए जो भी फोर्स आ रही है मेरी, वो यहाँ पे एफ है।
तो ये यहाँ से यहाँ तक जो डिफ्लेक्शन आया है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये 1 mm होना चाहिए। तो सिंपल कैंटिलीवर का डिफ्लेक्शन फॉर्मूला गिवन होता है, जिसमें मुझे वैल्यू 1 mm पहले से ही पता होती है। मैं डायरेक्ट फोर्स निकाल लेता हूँ फॉर्मूला रिवर्स करके। तो उसके थ्रू मेरे पास ये पता चल जाता है मेरा एफ कितना आ रहा है, 1000 D पहले से ही गिवन होता है। डेड लोड और उसका ये भी अभी निकालेंगे कैसे करते हैं, ये पूरा फॉर्मूला गिवन है IRC 112 में। ठीक है, ये अपेंडिक्स में गिवन है, अगर देखना चाहे वो देख भी सकते हैं कोई भी। तो अब क्या करते हैं, अब हमें निकालना है डेड लोड। अब डेड लोड कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ गर्डर निकालना है पहले। तो एरिया ऑफ गर्डर अब मेरे पास वो कितना था, डेप्थ कितनी है और हाइट कितनी है, उसके हिसाब से मैं यहाँ मेंशन कर सकता हूँ। जैसे अब अगर आपको याद होगा, मैं देख लेता हूँ, ड्राइंग खोल लेता हूँ, थोड़ा उससे कंफर्म हो जाएगा कहाँ गई वो ड्राइंग। ड्राइंग हाँ यहाँ हो गई, इसमें भी नहीं दिख रही, एक मिनट। तो ओके, हाँ याद आ गई। चलो हम प्रॉपर्टी में से ही देख लेते हैं कि ये अपना मॉडल खोलते हैं, और प्रॉपर्टीज, नॉट दिस, सेक्शन प्रॉपर्टीज, मिड बी। तो मैंने क्या दिया हुआ था यहाँ पे, HL1 की जरूरत नहीं है, मुझे देखना है सिर्फ उसकी थिकनेस देखनी है। DL1 देख लेता हूँ मैं। BL1 था 1.3, तो उसका डबल कर सकते हैं, BL1 है 1375। तो 1375 इंटू 2750। अब ये है वेब की थिकनेस, लेकिन अब बॉटम फ्लैंज पे क्या थिकनेस आ रही है, जो या बॉटम बल्ब है वो है 0.4। तो मैं क्या करूंगा, 2750 प्लस 400 दोनों को ऐड करके एक वो निकाल लूंगा, 27 एवरेज वैल्यू निकाल लूंगा, प्लस डिवाइडेड बाई 2। मेरी एवरेज वैल्यू आ रही है 337.5। तो मैं वो एवरेज वैल्यू यहाँ लिख दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि पूरे गटर का मैं एक्चुअल नहीं निकाल पाऊंगा अभी राइट नाउ। या तो मैं डायरेक्ट ये भी कर सकता हूँ कि एरिया यहीं से उठा के लिख दूँ। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे इस पे शो कैलकुलेशन पे, ये भी यूज कर सकते हो, यहाँ एरिया लिखा हुआ है 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है। अब अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ, और ये है किसमें, मीटर में है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं ये, हाँ 0.4 आ रहा है समथिंग। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे जीरो लगाओगे, जीरो, और 0.4 के आसपास ही ये आ रहा है। तो 0.439 ये आ रहा है, 0.4 ये आ रहा है, तो ठीक है, इतना ही लिया हुआ है। और इसमें अगर और ज्यादा बढ़ाना है तो मैंने जैसे एवरेज करके अभी 4 कितना निकाला था, 337। 337 जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ गया, 0.42, और यहाँ कितना आ रहा है, 0.439। तो लगभग लगभग सेम ही है, थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, जैसे हम 0.34 भी कर सकते हैं, 350 करके देखते हैं, 50, 0.437, हाँ ये ठीक है 0.43। और एरिया ऑफ स्लैब कितना है मेरे पास, 2 मीटर की स्लैब है और 200 उसकी वो है डेप्थ। तो यहाँ पे लिख दिया एरिया ऑफ स्लैब। अब स्पैन लेंथ कितनी ले रहे हैं हम, स्पैन लेंथ ले रहे हैं 20 मीटर की। नंबर ऑफ गटर कितने, 4 है। डायफ्राम का एरिया लिख दो, वो आ रहा है 1050 का है, तो 1050, और 400 की बिट है। तो वो लेंथ ऑफ डायफ्राम में क्या करते हैं अब हम, अब हमें ये भी चीजें थोड़ी पता होनी चाहिए, मैं ये बता देता हूँ कि जैसे ये मेरा गर्डर है, यहाँ गर्डर है, और यहाँ गर्डर है, ये मेरे 3 गर्डर है। अब डायफ्राम जो होता है मेरा, वो सिर्फ इस गर्डर से इस गर्डर तक होता है, इस गर्डर से इस गर्डर तक होता है, और इस गर्डर से इस गर्डर तक होता है। तो हमें ये एरिया नहीं लेना होता, ये नहीं लेना होता, ये नहीं लेना होता, और कैंटिलीवर का भी नहीं लेना होता, क्योंकि कैंटिलीवर पोर्शन में भी नहीं जाता वो। तो इसमें क्या करते हैं, इधर हम लोग कैंटिलीवर में भी देते हैं, ये विंग टाइप का जो होता है ना। डिपेंड करता है, अगर मन हो तो दे देता है कोई, वैसे तो जरूरत नहीं होती है एक्चुअल में। तो हमें तो कंटिन्यूटी, अगर तुम देना चाहो कैंटिलीवर में, हम्म। अच्छी चीज है, स्लैब को सपोर्ट मिलेगा, क्रैक जल्दी नहीं आएगा। तो वो जी। ऐसा होता है कि यहाँ पे हल्का सा निकल जाएगा, और लेकिन बेसिकली इसकी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं एज पर दी डिजाइन। और मतलब ये ऐसा सिर्फ कोई आप,
आप सिर्फ उसके लिए दे सकते हो कि लॉन्ग टर्म में मेरी स्लैब में कोई डिफ्लेक्शन या फिर फेलियर ना आए। ऐसा होता है कि जब आपके बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है, जैसे ब्रिज को 20-30 साल हो जाते हैं, तो जी यहाँ पे ना क्रैक जनरेट चालू हो जाते हैं इस जगह पे। जी। तो आप अगर ये दे रहे हो तो वो थोड़े क्रैक कम आएंगे, बस इतना फर्क आ जाता है थोड़ा। और दूसरी एक और चीज ये आ जाती है कि फ्यूचर अगर प्री स्ट्रेसिंग करनी है कभी तो और बाहर से केबल लेके जानी है तो वो केबल यहाँ से ले जाते हैं। यही दो एक्सटर्नल तीन बेनिफिट प्रोटेक्शन है है। कि अगर देना चाहो तो दे सकते हो, लेकिन डिजाइन से कोई डिजाइन में हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम इसकी लेंथ भी इंक्लूड कर सकते हैं अगर हम बाहर दे रहे हो तो जैसे अब मैं यहाँ दूँ, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ डायफ्राम कितना है, 2 मीटर 2 मीटर, और +2 एक और आएगा क्योंकि यहाँ पे 4 गर्डर है। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 2 इंटू डायरेक्ट 3 करके, 2 इंटू 3। अब इसमें से माइनस क्या करना होगा मुझे, माइनस जो करना है वो ये करना है, ये वाला एरिया और ये एरिया। तो जैसे मैं उसकी अभी देखा होगा एवरेज मैंने निकाला था, 0.337 आ रहा था। तो मैं 0.3 माइनस कर लेता हूँ, थोड़ा कम माइनस कर लेता हूँ, और उसको 1000 से मल्टीप्लाई करके ये मेरी टोटल लेंथ आ गई एक डायफ्राम की। अब डायफ्राम कितने ले रहे हैं हम, 2, तो टोटल 2 डायफ्राम हो गए। अब इसमें कुछ नहीं करा, इन सबका एरिया को प्लस कर दिया डायरेक्ट सबको मिला के। तो ये मेरा वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट आ गया। वॉल्यूम कंक्रीट को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो वेट आ जाता है, किलो न्यूटन वेट आ गया। अब मुझे मैक्सिमम लाइव लोड का केस देखना है। तो मैक्सिमम लाइव लोड क्या होता है एज पर इंडियन कोड IRC 6। मैं खोल भी लेता हूँ तो उससे थोड़ा बता देता हूँ, उसकी जरूरत भी पड़ेगी अभी। एक मिनट। इंडियन IRC 6। तो अगर आप इसमें देखेंगे, शुरू में टेबल गिवन है कि कितने उसके लिए कितनी लेन आ सकती है। अगर मेरा ब्रिज 5.3, पहली बात तो शुरुआत पहले ब्रिज की होती है, मिनिमम विड्थ रखनी होती है 4.25। उससे ज्यादा अगर एक लेन चलानी है तो 5.3 तक जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें सिर्फ क्लास ए वाली लोडिंग कंसीडर होगी और एक क्यू कंसीडर होता है एक्स्ट्रा लोड। अब 2 लेन के लिए क्या होता है, 5.3 से 9.6 तक रखते हैं, उसमें एक 70R चला सकते हैं और दूसरा क्लास ए चला सकते हैं। तो हमारी जैसे अगर हम अज्यूम करें 7.5, तो उसमें हम क्या चला सकते हैं कि 2 क्लास ए का और एक 70R का। अगर आप 2 क्लास ए का प्लस करोगे तो वो आता है 56 × 56 आ जाएगा × 2, 112। और एक 70R का आता है हमारे पास 100 किलो न्यूटन, 100 टन वेट, जो कि यहाँ पे गिवन है। इसको भी वेरीफाई करना हो तो यहाँ पे है हमारे पास गिवन। ये है मेरी क्लास बी। क्लास बी तो हमें जरूरत पड़ती ही नहीं है, ये है क्लास ए। तो इसका जो टोटल वेट आता है ये आता है 56 टन, और यहाँ है मेरी 70R। इसका जो वेट आता है ये आता है 100 टन। तो हमें अब क्या देखना होता है, ज्यादा किसका आ रहा है, तो ज्यादा 70R से मिल रहा है क्योंकि वो 112 दे रही है। सर तो हम तो लोग हम कंसिडर कौन करते हैं, क्लास ए ना 70R का वो जो था। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कंसीडर करेंगे हाईएस्ट वाला। तो इसमें जब हम ब्रिज पे व्हीकल रन कराएंगे तो दोनों कंसीडर करेंगे। लेकिन अभी हमें डेड लोड, जब हम डेड लोड निकाल रहे हैं तो डेड लोड कौन ज्यादा दे रहा है, वो दे क्लास रहा है क्लास ए। लेकिन जब आप एक गडर के ऊपर निकालोगे बेंडिंग मूवमेंट तो 70R गवर्न करेगा। अभी हम टोटल ब्रिज की बात कर रहे हैं, अभी हम बात नहीं कर रहे सिर्फ एक की। तो यहाँ देखो वही लिखा हुआ है 2 × 55.4 × 9.81। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 100 × 9.81, क्योंकि ये पहले प्लस कर रहे थे, इंटू 0 कर दिया है तो ये वाला कंसीडर नहीं हुआ है। मैं इसको 0 को हटा दूंगा तो 3 लेन के लिए बन जाएगा ये हो जाता है बस। कि यहाँ पे हम अपने हिसाब से लाइव लोड चेंज कर सकते हैं जो भी है एक्चुअल, और डायरेक्ट इनपुट करा। अब इसका भी हमें सिर्फ 20% लेना होता है लाइव लोड का, तो वो हमने 20% ले लिया। अब क्या करेंगे, टोटल लोड प्लस कर देंगे इसमें ये 20%, और जो डेड लोड आ रहा है 100%। ये आ गया मेरा टोटल लोड ऑन पियर। अब उसके बाद तुम हमें क्या करना होता है, पियर का एक साइज पता होना चाहिए, चाहे मेरा 2 मीटर बाय 1.5 का हो या 3/2 का हो या 4/5 का, जितना भी इनिशियली नॉर्मल ब्रिज में ये एक साइज होता है इनिशियली। और अगर हमारा सर्कुलर है तो 1.5 से स्टार्टिंग करते हैं,
और हमारा रेक्टेंगुलर है, तो 1.5 इंटू 1.5 से स्टार्टिंग कर लेते हैं पियर की, क्योंकि पियर कैप काफी बड़े होते हैं, तो उसके चक्कर में इतना पियर कैप आ जाता है, अनटिल अनलेस कि आपका बहुत ही, या एक ही गर्डर या दो गर्डर आ रहे हो तो अलग बात रहती है, वरना सर्कुलर भी करीब करीब 1.5 मिनिमम आ जाता है पियर का डाया, और रेक्टेंगुलर तो कितना भी बड़ा आ सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ सीजनिंग इन्हीं सब पे। तो अब जैसे मैंने अज्यूम कर लिया, अब इसको पियर के साइज को समझो। ये क्या है डायरेक्शन लॉन्गिट्यूडनल, ये क्या है ट्रांसवर्स। तो जैसे लॉन्गिट्यूडनल में 1.5 अज्यूम कर लिया, ट्रांसवर्स में 2 मीटर अज्यूम कर लिया, तो अब इसका दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकालना पड़ता है। तो जैसे एक ये अभी उसके लिए गया हुआ था 1.8 1.8, तो अब मैंने जैसे ट्रांसफर डायरेक्शन, ट्रांसफर्स क्या है ये डायरेक्शन, तो बी डी, बी मेरा 2 मीटर हो जाएगा, नहीं बी, एक मिनट, जब मैं इस डायरेक्शन में देख रहा हूँ तो बी मेरा 1.5 हो जाएगा और डी हो जाएगा मेरा 2 मीटर, तो बी डी क्यूब बाई 12, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया इसका। और अब मैं इस वाले डायरेक्शन में देखूंगा, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डेप्थ मेरी हो रही है 1.5 और बी कितना 2 मीटर, तो 2 मीटर 1.5, टू, ओके ये गलत है, ये 1.5 आएगा यहाँ पे और यहाँ 2 आएगा। फॉर्मूला सबको पता ही है, बी डी क्यूब बाई 12 का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमें निकालना होता है किसी भी रेक्टेंगुलर पर, तो ये तो चीजें टिप्स तो होनी चाहिए, सेक्शन मॉडुलस, मॉडल ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, न्यूट्रल एक्सिस, ये सब चीजें हम रेक्टेंगुलर की तो बिल्कुल एकदम हमें निकाल देनी होती है किसी मतलब, हाँ, वैसे तो तुम कहीं से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो, लेकिन खुद से ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब नीचे क्या देखते हैं हम, नंबर ऑफ पियर, 2 पियर है, ठीक है, सीजी ऑफ सुपर स्ट्रक्चर अब बेयरिंग, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या निकालना है हम, इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि सुपर स्ट्रक्चर की सीजी कहाँ पे आ रही है। अब इसको समझने के लिए पहले फिगर समझनी पड़ेगी, जो मैंने यहाँ डायग्राम बनाया था, यहाँ तो हमने निकाला था विंड की सीजी, लेकिन अब जो सीजी निकालते हैं उसमें हम पैराफिट को कंसीडर नहीं करते, हमें मतलब है सिर्फ सुपर स्ट्रक्चर से, मतलब मेरे एक टी बीम की सीजी कहाँ पे आ रही है, तो वो इंपॉर्टेंट चीज है, वो आप इससे भी देख सकते हो, इसमें भी एक ऑप्शन होता है, एक कहाँ पर आती है सीजी, इसमें से ही किसी पर आती है, 0.26, नहीं 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 नहीं, चलो एक बार प्रॉपर्टी कॉपी कर लो, और तो हम लोग मेरी सीजी सीजी और से, ये कौन सा है? एक मिनट, मुझे निकालनी है कंबाइन की, तो एरिया, एरिया आ गया, ये आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में निकाला हुआ है कंबाइन का, 0.65 आएगी, ये है, तो ये 0.988 आ रही है, तो लगभग लगभग 1 मीटर के आसपास आ रही है, ये है 0.65, मेरी उसमें आती जब मेरा 1.25 का गर्डर होता, तो अब ये आ रही है, ये मेरी 0.98, तो इसलिए यहाँ पे 1 मीटर अज्यूम करा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट होता है सीजी हमेशा, चाहे तो एक्यूरेट ले सकते हो, ये थोड़ी ज्यादा भी ले रहे हो, इससे बस तुम्हारा लीवर आर्म ज्यादा बनेगा, फोर्स तुम्हें थोड़ी ज्यादा मिलेगी सर और अगर कुछ। मैनुअल निकालना हो तो, हाँ, मैनुअल निकालना हो तो फिर। मैनुअल सीजी नहीं आती, A1 इंटू, हाँ ऐसे निकालनी, बता दो, जैसे जो तुमने इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट पढ़ा होगा, सोम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ वो किताब खोलोगे तो उसमें सबसे पहले यही निकालना सिखाते हैं, इसका एरिया प्लस करोगे, इसका एरिया हाँ प्लस तो हाँ करोगे, मैं समझ गया समझ गया। नीचे से रेफरेंस एक्सिस लोगे, रेफरेंस एक है। डिस्टेंस निकालोगे,
और उन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय एरिया कर दोगे तो तुम्हारी वाई पता चल जाएगी। यस सर, वाई बार एक्स वही है। बार। अच्छा हाँ, ठीक ठीक। वही होती है सीधी। और उसी के थ्रू फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकालते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम के थ्रू। यस सर। तो वही बेसिक ही है इंजीनियरिंग, इसलिए अगर तुम कोर में काम कर रहे हो तो हर चीज तुम्हारी काम आएगी फर्स्ट ईयर से लेकर फोर्थ ईयर तक। और फिर अगर कोई एमटेक कर लेता तो उसका और ज्यादा क्लियर हो जाता है क्योंकि वो भी काम आता है। तो अगर तुम किसी भी डिजाइन कंसल्टेंसी में काम कर रहे हो तो हमेशा तुम्हें किताबें खोलनी पड़ेंगी, चीजें देखनी पड़ेंगी। जैसे अब तुम यहाँ पे भूल जाओगे कैसे निकाल लो, तो किताब खोलो देखो, या कल फिर हो ऑनलाइन। हाँ। कल हो रही थी यही ना सर, कल हाँ, भूल जा जैसे रहा तो मैं विंड लोड किताब में खोल तुम रहा। कंफ्यूज हो रहे होगे, कोई देख हाँ। रहे होगे नहीं आ रहा होगा समझ में। तो ये चीजें होती हैं हमेशा, इसलिए हमारे पास तो जितने भी ऑफिस में बंदे काम करते हैं हम, तो हमारे पास सारी किताबें अवेलेबल होती हैं, लाइब्रेरी होती है पूरी ऑफिस की। तो उसमें से हमेशा पढ़ना हमेशा पड़ता ही है। अब ये होता है मेरा हाइट ऑफ पेयर प्लस बियरिंग। अगर तुम्हें याद होगा तो विंड लोड में मैंने हाइट ऑफ पेयर और बियरिंग ली थी 5.5। तो यस मैं सर। सेम ये ले लूंगा। और मेरे डेप्थ ऑफ सीजे आ गई 1 मीटर, तो करीब करीब 6.5 मीटर पे अप्लाई होगा ये लोड। अब ई लिया हुआ है। ई क्या होता है? मॉडल ऑफ वेलोसिटी। ये मेरा IRC 112 में गिवन होता है। तुम डायरेक्ट उठा सकते हो वहीं से, कोई इसमें नई चीज एक्स्ट्रा नहीं है। IRC 112 खोलोगे, मैं खोल के दिखा भी देता हूँ। हाँ, एक मिनट रुकना। हेलो जी डैडी, मैं ऊपर हूँ, क्लास है, रोज टाइम लगा रहा हूँ। ओके। तो अब ये ई हमें, मैं एक मिनट कोड खोल के दिखा देता हूँ। कभी कभार इसमें भी लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई ई बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिफ्लेक्शन निकालने के लिए। तो हमेशा ई एक्यूरेट ले लो तो बेटर रहता है। जैसे ही तुम कोड खोलोगे इसमें एक टेबल गिवन है जिसमें सारी वैल्यूज डायरेक्टली ही गिवन है, तो वहीं से उठा लेनी बेटर रहता है। टेबल नीचे चली गई। हम्म, ये टेबल है 6.5 स्ट्रेसेस एंड डिफॉर्मेशन। अगर तुम यहाँ देखोगे FC के जैसे मैं 30 ले रहा हूँ, इसके हिसाब से E31 दिया हुआ है। और वही लगभग लगभग लिया हुआ है यहाँ पे। थोड़ा और ज्यादा मॉडिफाइड है ये 31 1.8 से, कितना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बाकी अगर तुम्हें 3100 भी लोगे तो तुम यहाँ से ले सकते हो। ये है फॉर्मूला। यहाँ ये डायरेक्ट वैल्यूज गिवन है। यहाँ पे काफी सारी होती है, FCTM वैल्यू होती है कि मेरी कितनी टेंसाइल लिमिट आएगी। FC के तो स्ट्रेंथ हो गई, ई मेरा मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी हो गया। और भी ये सारी चीजें होती हैं, अगर जहाँ यूज पड़ती है वहां लेते हैं। लेकिन ज्यादातर तुम्हारा सबसे कॉमन तो FC के FCTM और ECM यूज होगा। बाकी इतनी ज्यादा ये वैल्यू यूज नहीं होगी। तो E ले लिया हमने। अब हमें कितना चाहिए? मैक्सिमम डिफ्लेक्शन 1 mm, ये तो हमें पहले से ही पता है। अब हमारे पास डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है फोर्स इंटू L3। अगर कोई पॉइंट लोड अप्लाई कर रहे हैं तो F L3/3 EI। तो अब इसमें क्या है, मेरे पास डेल्टा भी पहले से गिवन है, वो 1 mm। तो 1 mm को क्या करेंगे यहाँ पे, L3 डिवाइड हो जाएगा, 3I मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3I डिवाइड बाय L3, वो मेरी फोर्स हो जाएगी। वो यहीं पे किया हुआ है, ये 3I डिवाइड बाय L3। तो मेरी ट्रांसफर फोर्स आ गई। अब ये दोनों डायरेक्शन में निकालते हैं हम कि इस डायरेक्शन में क्या आएगा और दूसरा डायरेक्शन। क्योंकि अगर आप देख रहे हो एक डायरेक्शन में मेरा आई अलग है और दूसरे डायरेक्शन में आई अलग है, तो दोनों डायरेक्शन में डिफरेंट फोर्स आ रही है। इसमें 681 आ रही है, इसमें 632 आ रही है। तो इसके हिसाब से मेरा टाइम पीरियड भी डिफरेंट आएगा। इसका 0.1 आ रहा है, इसका 0.11 आ रहा है। तो अब जब मेरे पास टाइम पीरियड आ जाता है तो हम जाते हैं अपने वापस IRC 11 IRC 6 में।
मेन हमारा चीज इसमें मेन मोटो यही होता है, टाइम पीरियड निकालना। और टाइम पीरियड कैसे निकलता है, अगर हम वो करते हैं तो फ्रीक्वेंसी से, और यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला गिवन है तो उससे निकाल दो। लेकिन ये सिर्फ स्मॉल ब्रिजेस के लिए ही वैलिड होता है, वरना तो हम अपना रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम ही करते हैं जब अभी करेंगे वो भी यूज। अब यहाँ देखो, जैसे मेरे पास, अब मेरे पास टाइम पीरियड आ गया, टाइम पीरियड से मुझे निकालने एफ अपॉन जी। अब मुझे सॉइल रॉक पता होना चाहिए। अब सॉइल कैसे पता होता है, ये या तो आपके पास जियोटेक की रिपोर्ट आनी चाहिए, या फिर अगर आपको पता हो कि आपने उस सिटी में उसके आसपास एरिया में पहले कहीं आपके पास जियोटेक हो, या फिर किसी ने बता दिया भाई यहाँ। अब जैसे मुझे पता है मुंबई में हार्ड रॉक है, बिल्कुल वहां सॉफ्ट रॉक है ही नहीं, तो हमेशा एन जो है 30 से ऊपर है। लेकिन अब दिल्ली का क्या है, दिल्ली में मेरा जो है मीडियम सॉइल है, एन 10 और 30 के बीच में रहता है, लेकिन कहीं कहीं जहां से यमुना गुजर रही है वहां पे मेरा एन 10 से भी नीचे जाता चला जाता है, वो सॉफ्ट सॉइल में आता है। तो मुझे इसके लिए कंफर्म करना पड़ेगा, लेकिन मैं मुंबई के लिए बोल सकता हूँ क्लियर कि मेरा हार्ड सॉइल है। तो जैसे मैं इसके लिए मैं बोल दूं कि मेरा दिल्ली में है लेकिन वो यमुना से दूर है, तो मीडियम टाइप सॉइल हो सकता है, एन 10 और 30 के बीच में होगा। अब इसमें देखो, जब एन 30 और उसके बीच में है तो ऐसे अपॉन जी क्या आ रहा है। अगर मेरा टाइम पीरियड 0 से 0.1 तक है तो 1.1 प्लस 15t लेना पड़ेगा। अगर 0.1 से लेके 0.5 के बीच में है तो 2.5, और उससे ज्यादा आ रहा है 0.55 से 4 के बीच में तो 1.36 डिवाइड बाई टी। लेकिन हमेशा एक बात याद रखना, अगर तुम डिजाइन कर रहे हो मैक्सिमम के लिए, तो हम तुम चाहो तो ऐसे अपॉन जी 2.5 डायरेक्ट ले सकते हो, लेकिन हर कोई मांगता है कि मुझे पूरा एक्सप्लेनेशन दो, तो ये एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। अब तुम देखो, ट्रांसफर डायरेक्शन में भी 0.1 से ज्यादा है, और लॉन्गिट्यूडनल में, अब मैं इसको ले लेता हूँ एसपीटी, जैसे मेरा 25 था, तो मैं मान लूंगा कितनी, मीडियम टाइप सॉइल। और दोनों के लिए क्या आएगा, मेरा 2.5 आएगा, क्योंकि मेरा सिंपल वो 1 से ज्यादा आ रहा है। तो मेरे पास एस अपॉन जी आ गया, और डैम्पिंग फैक्टर की जरूरत है नहीं, R1 लेते हैं सुपर स्ट्रक्चर में, तो सिंपल ए एच निकालना है। ए एच क्या होगा, जेड अपॉन टू आई अपॉन आर एस अपॉन जी। R1 है, जेड अपॉन टू कर देंगे, एस अपॉन जी हमारा 2.5 है, तो ये मेरा आ गया निकल के। कितना आ गया, 0.36, और मेरा वर्टिकल ए एच कितना होता है, 2/3 मल्टीप्लाई बाय हॉरिजॉन्टल ए एच। तो ये बस 2/3 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाता है। अब मैं लाइव लोड की बात करता हूँ। कोड हमारा क्या करता है कि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में लाइव लोड नहीं आएगा, लाइव लोड की वजह से कोई भी मूवमेंट नहीं आएगा, क्योंकि हमें मालूम है हमने बेयरिंग पहले ही फ्री करा रखी है उस डायरेक्शन में। और मूविंग लोड एक ही साइड गवर्न कर सकता है सीमेक के टाइम पे, या तो ट्रांसफर करेगा लॉन्गिट्यूड, तो ट्रांसफर ज्यादा क्रिटिकल होता है। अब कोड कहता है कि लॉन्गिट्यूडनल में कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब व्हीकल मूव कर रहा होगा तो वो लॉन्गिट्यूडनली क्रॉस कर जाएगा, लेकिन ट्रांसफर मेरे लिए ज्यादा क्रिटिकल है। तो इसमें क्या करते हैं, हम पर मीटर गडर के हिसाब से लोड भी निकाल लेते हैं कि इसमें क्या करेंगे, देखो 0.36 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो मेरा लाइव लोड आया है, और उसको नंबर ऑफ गडर से डिवाइड कर दे रहे हैं। मल्टीप्लाई करा, I34 जो है मेरा ये, और 4 नंबर ऑफ गडर्स हैं उससे डिवाइड कर दिया, तो मेरा निकल कर आ गया 0.78 ट्रांसफर डायरेक्शन में, 0.52 वर्टिकल डायरेक्शन में। अब आते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन बहुत ज्यादा सिंपल होती है इसकी, कोई इतना इशू होता नहीं है। ये सर, मैंने डिटेल, बताओ कुछ अच्छा, कहो। जो कोड में जो है, जो डिफरेंट डायरेक्शंस का भी कंसीडर करना पड़ता है, 30% एंड ऑल जो लिखा हुआ वो है। कॉम्बिनेशन में आएगा, अभी नहीं, अभी तुम्हें सिर्फ अप्लाई करना है एक एक डायरेक्शन में। अच्छा, कॉम्बिनेशन अलग से होता हाँ 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 है। हाँ, जब जब हम ये अप्लाई कर लेंगे, एनालिसिस रन करा लेंगे मॉडल को, तब हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे। वो ये देखो, वो यहाँ पे है, जी। तो वो भी दिखा देता हूँ जी। मैं। वो ये है, अगर मैं R1 को प्लस माइनस लेता हूँ तो फिर R2 को क्या लूंगा, +-0.3, और R3 को भी +-0.3। अगर तुम इन सबके कॉम्बिनेशन बनाओगे तो 24 कॉम्बिनेशन बनते हैं सिर्फ हम्म। सीज्मिक के। तो वो ये होता है, अच्छा, ये मतलब अगर कॉम्बिनेशन मेजर, में होता है। हाँ, मेजर डायरेक्शन
R1 के साइड में है, मतलब एक्स के नहीं अगर। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हर हाँ। एक को मेजर बनाते हैं। देखो, एक बार R1 को मेजर बनाया, एक अच्छा, बार R2 सारा को लेना बनाया, पड़ेगा ओ। एक बार R3 को बनाया, और बाकी वो सेकेंडरी हो गए। जब हम लोड में आएंगे तब डिफाइन करेंगे। इसमें बोलते हैं हम, एक गवर्निंग है और दूसरा उसका फॉलो अप है, या एक और चीज भी कहते हैं एकम्पनिंग है। अच्छा। कि लीडिंग कौन सा है, लीडिंग R1 हो गया तो ये दोनों एकम्पनिंग हो गए। अब यहाँ पे R2 लीडिंग हो गया तो ये दोनों एकम्पनिंग हो गए। यहाँ R3 लीडिंग हो गया तो ये दोनों एकम्पनिंग हो गए। ये बाकी लोड में भी यूज होगा, खाली इसमें भी नहीं है। जब हम सीस्मिक टेम्परेचर और विंड की बात आएगी तो वहां पे भी ये यूज होगा, अदर कॉम्बिनेशन में। ओके ओके ओके। तो ये हो गया, ये हो गया। अब हमें अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए बहुत सिंपल है, हम सिंपल जाएंगे अपने लोड में। अब यहाँ पे मुझे जैसे अप्लाई करना है, ट्रांसफर डायरेक्शन में 0.36, ये आ गया, देख लिया हमने पहले ही 0.36। तो मैं इसमें सिंपल सेल्फ रेट में जाऊंगा। यहाँ मुझे क्या है, ट्रांसफर डायरेक्शन, ट्रांसफर कौन सा है मेरा। मैं पहले बात कर लूँ लॉन्गिट्यूडनल एक्स डायरेक्शन, सीजमिक एक्स, डिफॉल्ट 0, तो एक्स में कितना 0.36। अब 0.36 क्या है मेरा, इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो मैं क्या करना चाहूंगा, इसे माइनस लेना चाहूंगा, कि मेरा इसी डायरेक्शन में सारी फोर्सेस में गवर्न करा रहा हूँ। तो ऐड कर दूंगा। ये मेरा एक्स का हो गया। अब मुझे वाई का करना है। ये भी 0.36 है, लेकिन ये किस में है, वाई उसमें डायरेक्शन में है। हाँ, ये कितना, मैंने एक्स को एक्स में ले लिया। हाँ, लॉन्गिट्यूडनल में जरूरत नहीं है साइन की, एक मिनट इसको चेंज कर दो। ये यहाँ जरूरत पड़ेगी इसमें, जब हम आएंगे वाई में। अब इसको 0 कर दीजिए, और इसको कर दीजिए पॉइंट, -0.36। ये ऐड कर दो। अब जेड में कितना है, -0.24। ये तीनों मेरे ऐड हो गए। अब हम, आप यहाँ हो गए तो ये दिखने लगेंगे ऐसे करके। अब बारी आती है लाइव लोड की। ये तो हो गया डेड लोड की वजह से क्या सीस्मिक फोर्स आएगी। तो हमने डिस्कस करा एक्स डायरेक्शन में, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में कोड भी कहता है, चाहे तो रीड भी कर सकते हो। क्लॉज मेंशन है, मैं दिखा भी देता हूँ कभी कभार। ये पूछ भी लेते हैं इंटरव्यू में कि भाई लाइव लोड के टाइम पे तुम सीस्मिक लोड अप्लाई करोगे नहीं करोगे। कहाँ मेंशन है वो। हम्म, ये देखो यहाँ पे ये भी लिखा है, अगर तुम्हारे पास फंडामेंटल पीरियड की कैलकुलेशन नहीं है स्मॉल ब्रिजेस के लिए, तो ऐसे अपॉन जी को डायरेक्ट 2.5 लेके भी कर सकते हैं। ये देखो, हॉरिजॉन्टल सीजमिक फोर्स इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर ट्रैफिक कैन बी टेकन एज यूजिंग 20% लाइव लोड एक्सक्लूडिंग इम्पैक्ट, और सीजमिक लोड ड्यू टू लाइव लोड शैल नॉट बी कंसीडर व्हेन एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक। तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में कंसीडर नहीं कर रहा, ट्रांसफर डायरेक्शन में 20% करना है। उसमें भी हमें इम्पैक्ट फैक्टर को नहीं लेना होता, तो इसलिए हमने सिर्फ डायरेक्ट लाइव लोड को ही लिया है। तो अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे, वापस लोड में जाते हैं। अब हमें अप्लाई करना है लाइन लोड, क्योंकि हमने लाइन में कन्वर्ट करा लिया है। फिर वाई में ही आना है और जेड में आना है। वाई में कितना हमने अज्यूम करा है, 0.78 इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन। तो इसको यहाँ आएंगे। सो इससे पहले भी आपने एक सिस्मिक लोड अप्लाई किया था। हाँ, वो तो डेड लोड की वजह से। अच्छा, अब लाइव लोड की वजह से। हाँ, तो इन दोनों तीनों को सिलेक्ट करो। यहाँ पे डायरेक्शन दो वाई का, -0. अब लेकिन हाँ, अब ये जो लोड अप्लाई होगा ये होगा मेरा जहां पे सी जी आ रहा है। अब मुझे पता है गर्डर जो है वो 1.45 का, सी जी कहाँ आ रहा है 1 मीटर पे। तो 0.45 नीचे मल्टीप्लाई होगा, इसेंट्रिसिटी ऑफसेट जेड -0.45
ग्लोबल वाई -0.78 अप्लाई। तो ये मेरा सील में अप्लाई हो गया। अब मुझे एक और करना है अपलिफ्ट वाला, जेड डायरेक्शन में। वो कितना है? 0.52। इसमें सेंट्रिसिटी की जरूरत नहीं है। ये हम्म, ये गलत हो गया क्योंकि ये आएगा जेड डायरेक्शन में। ये आ गया मेरा सील में। अब तुम यहाँ आओगे तो ये देखो, स्टैटिक लोड ड्यू टू सीस्मिक वाई। एक तो सेल्फ वेट जो है मेरा डेड लोड की वजह से, और एक एलिमेंट लोड जो लाइव लोड का है। फिर यहाँ पे अगेन देखोगे तो सेल्फ वेट जो है मेरा इसकी वजह से, डेड लोड। डेड लोड की वजह से, और फिर अपना लाइव लोड की वजह से। अब आखिरी बचता है बेयरिंग लोड। बेयरिंग लोड पहले समझ लो कैसा आ रहा हुआ है। बेयरिंग लोड को इतना ज़्यादा हार्ड होता नहीं है, थोड़ा आसानी है, लेकिन इंपॉर्टेंट होता है आपका सबस्ट्रक्चर फाउंडेशन में बेयरिंग में। सुपर स्ट्रक्चर में ऐसा कुछ देगा नहीं हमें। वो आएगा आपका लॉन्गिट्यूडनल फोर्सेस में। यहाँ पे लिखा हुआ ट्रैक्टिव फोर्स बाय एक्सेलेरेशन और ग्रेविटी, ब्रेकिंग फोर्स बाय रिजल्टिंग फ्रॉम द एप्लीकेशन। ट्रैक्टिव फोर्स जो होती है जब हम व्हीकल चलाते हैं, वो होती है जैसे आपका व्हीकल स्टेशनरी पोजीशन पे है ब्रिज के ऊपर, जैसे आप उसको रन कराओगे तो वो ट्रैक्टिव फोर्स जनरेट करता है। और जैसे आप ब्रेक मारोगे तो वो एक ब्रेकिंग फोर्स जनरेट, ये हमेशा इक्वल अपोजिट होती है। तो हमें ट्रैक्टिव फोर्स हमेशा कम आती है ब्रेकिंग से, तो वो नहीं लगाते हैं, ब्रेकिंग ही लगा लेते हैं। तो अब ब्रेकिंग में क्या होता है इन केस ऑफ सिंगल स्पैन और टू लेन ब्रिज। ठीक है, अगर हमारे पास सिंगल स्पैन है और टू लेन ब्रिज है, 20% ऑफ फर्स्ट ट्रेन लोड plus 10% of load of successive train or part of therefore the train load in one lane only being considered for the purpose of subclause where the entire first train is not on the full span. The braking force shall be taken as equal to the 20% of load actually on the span and continuous on the unit. अगर मेरी स्मॉल ब्रिज है और पूरा व्हीकल नहीं आ पा रहा है स्पैन पे, तो जितना भी आएगा उसका 20% लेना होगा। या अगर पूरी लेन पूरा आ गया है तो 20% और अगली लेन का 10%। इन केस ऑफ ब्रिजेस हैविंग मोर देन टू लेन, जैसा पहले लिखा हुआ है वो, लेकिन अब अगली जो लेन आएगी उसका लोड लेना होता है 5%, जितनी भी एक्सेस होती है। और ये देखो ये अप्लाई कैसे करते हैं, पैरेलल टू द रोडवे अबव 1.2 मीटर। तो इसमें भी इसेंट्रिसिटी आती है। अब आते हैं हम, और ये होता है बियरिंग फ्रिक्शन। ये सबस्ट्रक्चर फाउंडेशन में काम आएगा क्योंकि ये लगता है हमारा सिर्फ फ्रिक्शन उसके ऊपर, बियरिंग के ऊपर, ये सुपर स्ट्रक्चर से रिलेटेड नहीं होता है। तो मैं आता हूँ फिगर। उससे पहले ये समझना होता है होता क्या है जब ब्रेकिंग लगा रहे हैं। अब ऐसा हो सकता है ये मेरा ब्रिज है, दो लेन का ब्रिज है, तो एक व्हीकल मेरी यहाँ चल रही है, कुछ भी है कनेक्टेड, और एक व्हीकल मेरी यहाँ चल रही है। तो इसका तो मैं 20% ले लूंगा पूरा। इसका कितना लेना है? 10%। अगर दो व्हीकल है, कोई एक व्हीकल है तो 20। अब मुझे पता है क्लास ए की, क्लास ए में 100 टन आता है, तो उसकी वजह से कितना आ जाएगा 20%? 20 टन। और अगर मैं नहीं, क्लास ए नहीं, 70 आर। और क्लास ए की बात करूं, फर्स्ट लेन में कितना आता है? 56, 56। इसको मल्टीप्लाई करना होगा 0.2 से, 0.20 है, 20% है। और दूसरा लोड क्या होगा? एक तो ये हो गया प्लस 56 एक और बार मल्टीप्लाई बाय 0.1। तो आप देख सकते हो कि कितना डिफरेंस आएगा। 56 को मल्टीप्लाई करो इससे, मल्टीप्लाई बाय 0.2 प्लस 56 मल्टीप्लाई बाय 0.1, तो ये मेरा आ रहा है 16.8। और ये कितना आ रहा है? 20।
तो हम हमेशा 20 टन को अप्लाई करेंगे, इसकी जरूरत नहीं होगी 16.8 की, क्योंकि ये कम आ रहा है। अगर कहीं पे ये ज्यादा आता है, जैसे 370 क्लास ए की व्हीकल की लोडिंग होती है और 270 आर की या 170 आर की, दो क्लास ए की, तो उसमें कभी कभार ये गवर्न कर जाता है। अलग अलग सिचुएशन में डिपेंड करता है, थोड़ा इसमें सोचनी पड़ जाती है कि किस टाइम पे क्या गवर्न करेगा। तो ये हमने एक्सेल में भी निकाला हुआ है, मैं दिखा भी देता हूँ एक बार। अब 18.8 लेंथ ऑफ एक्सेल होता है, मतलब इतनी मेरी बड़ी व्हीकल है, 70 आर की 20 मीटर का ब्रिज है, तो 20 मीटर पे 18.8 पूरा आ सकता है, 13.4 भी आ सकता है, और ट्रैक व्हीकल और ये सब भी आ सकता है। अब क्या होता है, वर्टिकल लोड जैसे अभी बोला 55.4, 170, और टेल टू नोज डिस्टेंस होता है कि अगली व्हीकल इसके बाद कब आएगी। तो ये आती है 18.5 पे, इसमें आती है 30 पे, इसमें आती है 90, तो सारी एक ही लेन चल पाएगी। स्पैन लेंथ कितनी है मेरी, 20। अब यहाँ पे क्या आएगा, ब्रेकिंग लोड निकाल रहा हूं मैं, इसकी वजह से मुझे क्लास ए की दोनों की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा लेन चलाने के लिए जगह ही नहीं है, बस एक 70 आर ही चल सकती है एज पर माई ब्रिज विथ कॉन्फ़िगरेशन। अब हमें निकालना है ब्रेकिंग लोड पर मीटर। तो हमने निकाल लिया टन के हिसाब से, 20 टन आ रहा है। इसको हम क्या करेंगे, लेंथ और इसको लेंथ से डिवाइड करके निकाल लेंगे, और नंबर ऑफ गर्डर से डिवाइड करके। तो लेंथ कितनी हो गई, 20 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 9.81, ये आ गया 2.45 किलो न्यूटन मीटर। और ये भी कहाँ किस पे अप्लाई होगा, अब 1.2 मीटर। तो आप यहाँ आएंगे वापस, इसको दोबारा सेलेक्ट कर लेंगे, इस पे क्लिक करके वहाँ पे लोड में जाके एलिमेंट लोड, इसेंट्रिसिटी, ऑफसेट, लोकल जेड कितना 1.2 मीटर, और आ कितना रहा है, ये भी किस में अप्लाई होगा, ग्लोबल एक्स में 2.45 अप्लाई। ये ऐसे दिखेगा, ये ना मेरा इसके ऊपर 1.2 मीटर। तो ये मेरे हो गए ये वाले लोड कंप्लीट। अब हम अप्लाई करेंगे लाइव लोड। ये हो गए मेरे स्टैटिक लोड्स, ठीक, जो मैं कैलकुलेट करके निकाल सकता था। अब इससे इम्पोर्टेंट चीज आएगी, वो आएगी मेरी लाइव लोड की। तो लाइव लोड को समझने के लिए आपको जाना पड़ता है वापस कोड में, IRT6 में, यहाँ पे फिर इनिशियल जहाँ पे वो कॉन्फ़िगरेशन गिवन है। तो अगर आप देखेंगे, एक कॉन्फ़िगरेशन है मेरी, नहीं ये नहीं, सर 2 ही लोग हैं, ज्यादा मत पढ़ा दीजिएगा, फिर मिस हो जाएगा। नहीं नहीं कोई नहीं, मैं लाइव पर लोड तक बता दूंगा, लोड एक कॉम्बिनेटर में। चीज बोलूं, हाँ हाँ बताओ। मतलब आजकल जो रोड पे व्हीकल वगैरह जो चल रहे हैं, ये तो इससे काफी हेवी है, राइट? नहीं 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 नहीं, आपके इससे हैवी व्हीकल नहीं है। जो 70 आर है वो बहुत हैवी होता है, अगर आप आजकल जैसे देखोगे। कि मिलिट्री पर्पस के लिए हाँ पता, हाँ, ये रहा मिलिट्री पर्पस है ना, टैंक है इसमें, ये स्पेशल देखो। वाला जो आप बोल रहे हो। हाँ मैं दिखाता हूँ एक मिनट, स्पेशल नहीं, 70 आर में एक होता है ट्रैक व्हीकल, हाँ, ट्रक वाला। ये नहीं आज होता है मिलिट्री पर्पस का है, मुझे लेकिन जो अभी, हाँ, आप बात करो स्पेशल व्हीकल की, वो एक और व्हीकल होता है, वो भी दिखा देता हूँ मैं। आजकल अभी ना, पहले तो ऐसे गाड़ियां नहीं देखते थे, अभी हाँ आजकल बहुत हेवी हेवी देख रहे हैं जो यूएस से आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसका भी दिखाता हूँ। वो होती है ये, वो हमें डिफाइन करना पड़ता है कि हम उस ब्रिज को उस स्पेशल व्हीकल के लिए डिजाइन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। नीचे जब जाएंगे आप, ये टेबल खत्म हो जाएगी, जी, इसे बोलते हैं एसवी व्हीकल, स्पेशल व्हीकल, हाँ, ये ऐसे होती है। ऐसे आ रहे हैं, राइट राइट, वी गेटिंग दिस काइंड ऑफ व्हीकल्स। हाँ, तो इसको हमें डिफाइन करना पड़ेगा, वो भी दिखा दूंगा कैसे करेंगे। जी, और वरना जो उन दोनों को अप्लाई करना है, पहले उन दोनों को सीखो फिर इसका भी बताओ। ओके ओके। ये डिफरेंट तरीका होता है, ये डायरेक्ट गिवन नहीं होती है हमारे कोड के हिसाब से, तो हमें डिफाइन करनी पड़ती है स्पेशल। अच्छा, अब आ गए हम यहाँ पे। हाँ, तो हमें अप्लाई करना है 2 क्लास ए और 170 आर। तो अगर आप देखो 170 आर का पहले 2 क्लास ए का बना लेते हैं, तो 0.5 अपने गर्डर के एज से या क्रैश बैरियर के, उसके बाद कितना रखना पड़ता है, उसके बाद इसका टायर का डिस्टेंस है 0.5, तो यहाँ से हाफ हो जाता है 0.5, 0.4
और ये 1.8 है, तो 0.4 प्लस 0.9 1.3 आ जाता है। ठीक है, अब मैं वापस आता हूँ अपने ब्रिज पे। अब ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि ये अगर समझ में नहीं आई तो आप लाइव लोड अप्लाई नहीं कर पाओगे। ओके, मैंने ये गलत अप्लाई कर दिया, क्योंकि ये अप्लाई हो गया इसमें, ये अप्लाई होना था ब्रेकिंग में, और इसको दोबारा सिलेक्ट करके अप्लाई कर दो और वापस जाओ उसमें। यहाँ लोड में एक ऑप्शन है मूविंग लोड का। यहाँ जैसे ही हम कोड सेलेक्ट करेंगे, अब हमें कोड दिखाना पड़ेगा कौन से कोड के लिए हम कर रहे हैं। एक मिनट। तो जैसे हम कोड, जैसे आप आश्तो सेलेक्ट करोगे तो आश्तो के हिसाब से अपना LFRD लोगे तो ऐसा बना हुआ आ जाएंगी चीजें। तो लेकिन हमें चाहिए जैसे BS भी लोगे तो BS के हिसाब से आ जाएंगी। अब हम IRC के हिसाब से ले रहे हैं इंडियन, तो ऐसे आ जाएगा। अब इसमें होती है ट्रैफिक लेन्स, ये लाइन लेन्स, व्हीकल, मूविंग लोड केसेस। तो सबसे पहले आप व्हीकल डिफाइन कर सकते हो, व्हीकल पे क्लिक करो, ये टेबल आएगी ऐड स्टैंडर्ड। हम यहाँ देखोगे तो सारी जो कोड के हिसाब से गया हुआ IRC 6, IRS ब्रिज रूल, IRC 6 के हिसाब से मेरी जितनी व्हीकल हैं, क्लास A B 70R 40R AA 42 सब गिवन है। और फिर जब IRC ब्रिज को कंसीडर करोगे तो ब्रॉड गेज, नैरो गेज, मीटर गेज अवेलेबल है। तो इस पे क्लिक करके एक क्लास ए को अप्लाई कर दो और एक 70R ले लो। ना हमें क्लास B की जरूरत होती है ना 40R की, बस यही दो हमेशा गवर्न करते हैं। इन दो को लेते हैं, इसे क्लोज करा देते हैं। अब हमें डिफाइन करनी होती है लेन्स। लेन से पहले मैं देख लूं कि ग्रुप डिफाइन करा हुआ है। ये ग्रुप डिफाइन करा था हमने ट्रांसपोर्ट मेंबर को, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है। अगर ये डिफाइन नहीं होगा तो लोड सही से अप्लाई नहीं होगा। वापस आ जाओ वर्क में, इस पे क्लिक करो, ट्रैफिक लेन पे क्लिक करो, ऐड पे। अब इसे मेंशन करो लेन 1। मुझे पता है सेंट्रिसिटी अब देनी होगी, सेंट्रिसिटी उसके लिए अब डिस्टेंस चाहिए होंगे काफी सारे। अब आप देखो क्वेरी नोट्स, यहाँ से यहाँ मैंने 1 मीटर लिया हुआ है। ठीक है, अब 1 मीटर के अंदर की बात करूं तो 0.5 तो मेरा क्रैच बैरियर ही ले लेगा। ठीक है, यस सर, यस सर। 0.5 के बाद कितना बच रहा है, 0.5 यहाँ से यहाँ तक। तो जैसे अब अज्यूम करो, थोड़ा मैं इसके थ्रू बना के समझाऊंगा कि यहाँ मेरा क्रैच बैरियर है, यहाँ कहीं मेरा गर्डर है, और मेरी व्हीकल कहाँ पर है, इससे कितनी दूर होती है, सिर्फ 0.15 ये डिस्टेंस, सर 0.5 ना? 0.15 0.15 ही है, हाँ। क्लास ए का। हम्म। और ये टायर की विड्थ कितनी दी हुई है, 0.5। और सेंटर टू सेंटर फिर, अब दूसरा टायर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा करीब अराउंड। हम्म। यहाँ पे मेरा क्या पता दूसरा गर्डर यहाँ कहीं हो, उसके बीच में कहीं पे आएगा। ठीक है, और ये कितना दिया हुआ है, 1.8। तो आप 0.5 प्लस 0.25 1.8 का हाफ करोगे तो 1.3 आ जाता है वो करीब। 1.3 इससे इसका डिस्टेंस, ये मेरे पास आ गया 1.3। अब मुझे पता है कि इसके सेंटर से इसका डिस्टेंस है 0.5, तो 1.3 में से 0.5 माइनस कर दो, कितना सर बचेगा, 0.8। हाँ बताओ सर अभी। 1.8 से हाफ करेंगे तो इतना थोड़ी आएगा। अरे 1.8 का हाफ करोगे तो 0.9 आया, हाँ। 0.9 में प्लस करो अच्छा, 0.15 अच्छा, ये ऐड 0.25। करना था, ठीक ठीक। हाँ तो 1.3 आ जाएगा, तो ये आ गया 0.8। तो 0.8 मतलब इसके सेंटर से इस जगह पे सेंट्रिसिटी मेरी व्हीकल की है 0.8। तो वही मुझे यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा कि मैं पॉजिटिव की सेंट्रिसिटी दे दूंगा। पॉजिटिव देते हैं, नेगेटिव एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, कभी कभार चेंज हो जाता है। 0.8 सेंट्रिसिटी दे दी, टोटल स्पैन लेंथ मेरी 20 मीटर है। अब मुझे यहाँ पे ये पॉइंट दिखाना पड़ेगा, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मेरी व्हीकल चल रही है। अब दूसरी एक और चीज होती है, मेरे क्रॉस बीम, इसको मेंशन करना पड़ेगा स्लैब को, और मैं क्लिक करूँ अप्लाई। अब देखो ये आ गया बना हुआ यहाँ पे। तो ये इधर को 0.8 है, और यहाँ पे मेरा, यहाँ पे डिस्टेंस कितना बच रहा है अगर आप देखोगे, जैसे मैंने अभी निकाला
अब आप खुद समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे 0.5 है और 0.25 है, 0.4 बच रहा है, तो बिल्कुल नियर बाय टू दी गर्डर है, पॉइंट मतलब 100 mm का डिस्टेंस। तो वही यहाँ पे 100 mm के डिस्टेंस पे ये ग्रीन ग्रीन नोट दिख रहे होंगे और इधर ग्रीन ग्रीन नोट दिख रहे होंगे। ठीक है, तो यही होती है मेरी साइंटिफिक। अब अगली ये व्हीकल कब आती है मेरी, इसके यहाँ से डिस्टेंस से अगले डिस्टेंस है, वो होता है मेरा 3.5, यहाँ से लेके यहाँ तक। मैं अभी कैलकुलेट करके भी बता देता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाता है, 0.9। ठीक है, 0.9, और जी कितना होता है 1.2, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 0.9, और उसमें प्लस कर दो 0.5, ये दोनों पॉइंट, तो 0.9 का मतलब 1.8 प्लस 1.2 प्लस 0.5, 3.5 आ गया एक से दूसरा। तो अब मेरी सेंट्रिसिटी पहले कितनी ली थी मैंने, 0.8। अब इसमें क्या करूंगा मैं, 3.5 प्लस कर दूंगा, तो ये हो जाएगा मेरा 4.3। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, इसे डिलीट करूंगा, लेन का नंबर चेंज करूंगा, दोबारा यहाँ क्लिक करके ऐसे क्लिक करूंगा और अप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरी सेकंड लेन आ गई। तो ये दो लेन मैंने डिफाइन कर दी क्लास ए के लिए। अब मैं आता हूँ 70R के लिए। अब 70R के लिए आप देखोगे तो वो डिफरेंस है, उसमें क्या है, यहाँ पे क्रैश बैरियर से यहाँ तक का डिस्टेंस ही 1.2 आ रहा है, और टायर का जो थिकनेस का साइज होता है वो भी अलग होता है, पॉइंट वो एक बार कंफर्म कर लेंगे। और इसका सेंटर टू सेंटर भी होता है 1.93। मैं मेंशन करता हूँ, जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 1.93 होता है। सर तो मैं ये 10 मिनट में आती हूँ, आप कंटिन्यू रखो। हाँ, नो इशू। ये 0.86 होता है, तो अगर आप देखना चाहेंगे तो इसमें भी देख सकते हैं। ये देखो यहाँ पे है 0.86, हाँ 2.79 होगा, ये 0.86 से 2.7। नहीं नहीं नहीं, हाँ 0.86 में से जब आप हाफ करोगे तो 1.93 आ जाएगा वो। लाइक 2.79 में से माइनस करके देख लो, 2.79 माइनस 0.86, तो 1.93 आ गया। तो अब नीचे आ जाओ वापस वहीं पे, ताकि वहां से एक्सप्लेनेशन जरा आसान रहे। सर वो लोग का छूट जाएगा, ज्यादा मत पढ़ाइए। नहीं नहीं, बस ये खत्म करा के ना, फिर खत्म हो जाएगा। अभी हम वो लोग ऐसे, लेक्चर देखते हैं वैसे, रवि अभी तो काफी देखते हैं, क्वेश्चन मुझसे पूछते रहते हैं वो। तो हम लोग खुद ही पीछे चल रहे सर टाइम की वजह से। कोई नहीं, देखो वन ये समझ लोगे तो बस खत्म हो जाएगा, ये एक ही व्हीकल बनानी। 1.93, 0.86, 1.2, ठीक है। 1.2 प्लस हाफ ऑफ 0.86 ऐड करोगे, 1.2 प्लस 0.43 हो जाता है ये, प्लस 0.43। अब इसका भी हाफ चाहिए 1.93 का, प्लस हाफ ऑफ 1.93, तो ये आ जाता है मेरा डिस्टेंस अराउंड इसके एज से इसके सेंटर तक का, 2.595। और मुझे पता है 0.5 पहले ही उसका अवेलेबल है, तो कितना बचेगा, 2.095। तो ये मेरा सेंटर आएगा व्हीकल का। एक बार दोबारा भी देख लेता हूँ मैं, प्लस दिस 0.43 प्लस 1.2, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ये मेरा आ गया 2.095। तो मैं कितनी सेंट्रिसिटी लूंगा यहाँ पे अब, इसेंट्रिसिटी को चेंज कर दूंगा, पहले इसको डिलीट कर दो, इसको चेंज कर दो 1.93, इसेंट्रिसिटी कितनी हो जाएगी 2.095, और लेन का नेम दे दो 3, स्पैन लाइन 20 मीटर। अगेन इसको क्लिक करो, इस पे क्लिक करके ऐसे एक्सटेंड करा दो वापस, तो ये मेरी लेन 3 जो आ गई वो इसके लिए आ गई, लाइव लोड के लिए। अब मैं इस पे क्लिक करके वापस
ओके ये है, तो ये यहाँ पे आ जाऊंगा। यहाँ अगर देखोगे तो लेन ऐसे करके शो होने लगेंगी, और ये अब कुछ नहीं करना होता, बस लेन को उसमें डाल लेना होता। चलो वो नेक्स्ट में कर लेंगे। तो यहाँ तक आपको प्रैक्टिस करनी है। अविनाश, यहाँ तक क्लियर है? कोई और डाउट? नो सर, अभी तो बैक ही चल रहा है। फिर भी अगर तुम कर लोगे तो बढ़िया रहेगा अपना, मतलब चीजें मुझे मुझे लग रहा है इंटरव्यू ये, भी दे। हाँ हाँ। मुझे लग रहा है सर पीछे का मैं छोड़ दूँ, ये 4 लेक्चर आप लेटेस्ट जो पढ़ा है ना, उस हाँ पर वो देख लो, फोकस। हाँ कोई इशू ओके। नहीं है। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ठीक हम है सर, क्लोज कर लेते हैं, और ज़्यादा लोग भी नहीं है। तो ओके। ठीक है सर। बाय।